हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रेड फाइव यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम यूरोप में राष्ट्रवाद के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। सो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है 1830 और 1848 की क्रांति हो, जो जुलाई क्रांति के नाम से जाना जाता है। इसके पहले हमें फ्रांस की राज्य क्रांति से लेकर 1830 तक के क्रांति के मोस्ट 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था। आज उसके बाद की कालावधि की इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल फैक्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि फ्रांस में 1830 की क्रांति किसके खिलाफ थी? तो सबसे पहले बात करें तो नेपोलियन, लुई फिलिप, चार्ल्स 10वां या हिटलर। तो 1830 की जो क्रांति थी ये उस समय आपके मोनार्की रूल मतलब राजतंत्र चल रहा था, और उस समय राजाओं के द्वारा जो मतलब मोनार्की रूल के द्वारा जो राजा बनाया गया था वो था किंग चार्ल्स 10। 1815 के दरमियान जब नेपोलियन बोनापार्ट को हटा दिया गया था तो उस दरमियान लुइस 18 को बनाया गया था, लेकिन 1830 के दरमियान बनाया गया था चार्ल्स 10। तो राइट आंसर होना चाहिए आपके चार्ल्स 10। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1830 की जुलाई क्रांति के बाद फ्रांस का राजा कौन बना? तो पहला क्वेश्चन है नेपोलियन बोनापार्ट, दूसरा है चार्ल्स 10वां, तीसरा है लुई फिलिप या चौथा है मैटरनिक। इसके राइट आंसर 1830 के बाद तो चार्ल्स 10 मतलब किंग चार्ल्स 10 को हटाने के बाद 1830 की जुलाई क्रांति के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की संवैधानिक जो राजा बनाया गया था वो तो बच्चे आपके लुइस फिलिप्स। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों के आंसर सही जवाब होंगे ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, 1830 में ग्रीस ने स्वतंत्रता किस देश से प्राप्त की? तो पहला ऑप्शन है इटली, इटली से नहीं किए थे। दूसरा तुर्की, ओटोमन साम्राज्य, जी ये राइट आंसर होना चाहिए। रूस भी नहीं होगा और फ्रांस भी नहीं होगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तुर्की ओटोमन साम्राज्य। छठा क्वेश्चन है ग्रीस के स्वतंत्रता संग्राम में किसने मदद की? तो ऑप्शन है फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी स्पेन या ऑप्शन डी इटली। तो राइट आंसर है बच्चों फ्रांस, रूस, ब्रिटेन। इसको याद करने का ट्रिक है कि रूस का फेसबुक मतलब रूस का फेसबुक। तो आर से होगा रसिया, आर से होगा रसिया, और एफ से फ्रांस, बी से ब्रिटेन। तो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन, किस युद्ध के बाद ग्रीस को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? तो पहला है ट्रॉय का युद्ध, दूसरा वाटरलू का युद्ध, तीसरा नवारिनो की लड़ाई या ऑप्शन डी लेपांटो युद्ध। तो वाटरलू का ये युद्ध जो था ये आपके नेपोलियन बोनापार्ट ने लड़ा था 1815 में। तो ये ऑप्शन बी होना चाहिए, ट्रॉय का युद्ध भी नहीं है। तो राइट आंसर है नवारिनो की लड़ाई। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब इस ग्रीस की क्रांति के बारे में देखा जाए तो ये 15वीं शताब्दी से ही 15th सेंचुरी से ही ये उसके अंतर्गत लीड करते थे, लेकिन इनकी पहचान खोई हुई थी क्योंकि ग्रीस का अपना ही एक वर्चस्व था, एक स्वाभिमान था। लेकिन ऑटोमन साम्राज्य में जब से गुलाम बना तब से ये अपनी पहचान खो चुका था, और भी बहुत सारे लैंग्वेज बैरियर इन सब की चीज़ों के कारण जो बाकी यूरोप के देशों में लोग राजतंत्र को हटाकर प्रजातंत्र ला रहे थे, सेम ग्रीस भी चाहता था। इसलिए नवारिनो की लड़ाई में ये चीज़ देखा गया और 1832 में कॉन्स्टेंटिनोपिलो की समझौता होता है, तो इसके तहत ये आजाद होता है। तो राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट अगला जो टॉपिक है हमारा 1848 की क्रांति। क्या 1848 की क्रांति में किन किन मुख्य बिंदुओं पे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला देखा जाए तो 1848 की क्रांति कहाँ शुरू हुई थी सबसे पहले। तो सबसे पहले हम बात करें तो वो फ्रांस में थी, क्योंकि जो भी यूरोप में होता था सबसे पहले फ्रांस में होता था। इसके लिए वहाँ के ग्रेटेस्ट फिलोसफर थे ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मैटरनिक, उन्होंने कहा था कि अगर फ्रांस छिपता है इसका असर पूरी दुनिया या यूरोप में देखने को मिलता है। तो पहला इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1848 की क्रांति के समय फ्रांस में किसकी सत्ता थी। ऑप्शन नंबर ए है नेपोलियन, ऑप्शन नंबर बी लुई फिलिप, ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स दसम या ऑप्शन नंबर डी क्लेमेंस मैटरनिक। 1848 की क्रांति के समय फ्रांस में जो सत्ता थी वो थी बच्चों लुई फिलिप्स का। और ये 1848 में ना फिर जब लोगों ने विद्रोह किया तो इसको अपनी गद्दी छोड़कर जानी पड़ती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1848 की क्रांति में किस वर्ग का मुख्य भूमिका थी, मतलब किस कौन से वर्ग बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए। तो सिंपल है मिडिल क्लास, जिसको यही लोग उदारवादी थे। तो राइट आंसर होगा मध्यम वर्ग। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1848 की क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो ऑप्शन ए उपनिवेश विस्तार, ऑप्शन बी राजशाही का विस्तार, ऑप्शन सी संविधान और अधिकारों की मांग या ऑप्शन डी धार्मिक सुधार। तो 1848 की क्रांति का मुख्य उद्देश्य था कि कॉन्स्टिट्यूशंस को वो ड्राफ्ट करना चाहते थे और उनमें लोगों को आज़ादी मिले कि हर कोई बोल सके, किसी पे सेंसरशिप न लगे और हर कोई एक स्वतंत्र जिंदगी जिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संविधान और अधिकारों की मांग। और इसी मांग को लेकर संत पॉल एक चर्च था जहाँ पर फ्रैंकफर्ट नाम की एक स्थान पर ये चर्च था संत पॉल, वहाँ पे 831 मेंबर्स लोगों की टीम बनी थी। और ये 831 मेंबर लोग एक राजा के पास गए थे जिसका नाम था कैसर विलियम प्रथम। तो कैसर विलियम प्रथम के पास इन्होंने गया। शुरुआत में ये वही इनकी डिमांड मांगी थी, लेकिन सबसे पहले गए थे फ्रेडरिक विलियम फोर्थ, उन्होंने इनकी बात को मानी नहीं थी। तो राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, संविधान और अधिकारों की मांग। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैटरनिक का संबंध किस देश से था। तो जैसा कि आपको बताया था कि मैटरनिक जो था ये ऑस्ट्रिया का चांसलर था। तो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1848 की क्रांति के बाद मैटरनिक ने क्या किया। ऑप्शन नंबर ए सम्राट बना, ऑप्शन नंबर बी सुधार लागू किया, इस्तीफा दे दिया या फिर युद्ध शुरू किया। 1848 की क्रांति के बाद मैटरनिक ने ना सम्राट बना था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, यंग इटली आंदोलन किसने शुरू किया। तो यंग इटली या यंग यूरोप ये जो आंदोलन है वहाँ के क्रांतिकारी थे जिनका नाम था आपका गुसेपी मैज़िनी। तो राइट आंसर होना चाहिए बच्चों ऑप्शन नंबर सी, मैज़िनी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गैरिबाल्डी ने कौन से राज्य को इटली में मिला लिया। तो ऑप्शन है नेपल्स और सिसिली, ऑप्शन नंबर बी पिडमेंट, ऑप्शन नंबर सी रोम या ऑप्शन नंबर डी वेनिस। तो अगर हम इटली को देखा जाए तो ये 7 प्रांतों में बटा हुआ था और ये जो पिडमोंट था ये तो ऑलरेडी उसका राजा था विक्टर इमैनुअल II। तो और रोम तो होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी और सी भी नहीं है। नेपल्स और सिसिली भी नहीं होने चाहिए। तो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, वेनिस। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गैरिबाल्डी ने कौन से राज्यों को इटली में मिलाया। नेपल्स और सिसिली, पिडमेंट, रोम, वेनिस। तो राइट आंसर है नेपल्स और सिसिली। सेम क्वेश्चन, इटली का प्रथम राजा कौन बना। तो विक्टर इमैनुअल द्वितीय, गैरिबाल्डी, कैवूर या मैज़िनी। जैसा कि आपको बताया था कि विक्टर इमैनुअल II ने ही लोगों को यूनाइट करने का
काम किया था, क्योंकि वो काउंट कैवर जो था उसके हिसाब से किया था। तो राइट आंसर होना चाहिए विक्टर एमेनुअल द्वितीय। ये वहाँ के सिडिमोंट नाम की जो प्रांत थी वहाँ का ये राजा था। फिर बाद में उसने पूरी इटली की एकीकरण करने का जो असली क्रेडिट जाता है वो जाता है विक्टर एमेनुअल द्वितीय को। तो राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिस्मार्क किस देश से संबंधित था? यह क्वेश्चन थोड़ा छिपा हुआ है, तो एक ऑप्शन पढ़ते हैं, इटली, ऑस्ट्रिया, प्रसा या पोलैंड। तो बिस्मार्क जो था ये दरअसल आपके प्रसा देश से संबंधित है, क्योंकि प्रसा जो था इसके सबसे बड़ा प्रांत था जर्मनी का, और जर्मनी के जो राजा थे वो थे आपके केसर विलियम प्रथम। इन्होंने ही ऑर्डर दिया था बिस्मार्क को कि आप बाकी जर्मनी को यूनाइट कीजिए, क्योंकि इनको पता था कि एक न एक दिन बगावत होगा और वापस से प्रजातंत्र आएगा। तो क्यों ना हम प्रजा की ही बातों को मना कर अपने ही राजतंत्र को बरकरार रखें, इसलिए उसने बिस्मार्क को ऑर्डर दिया था। बिस्मार्क कुछ हद तक बाहुबली की तरह बिहेव कर रहा था। उसने क्योंकि ये ऑर्डर किसका मान रहा था? केसर विलियम प्रथम का। और बिस्मार्क के बारे में ये भी कहा जाता है कि उन्होंने लो और रक्त की नीति अपनाई थी, आयरन एंड ब्लड पॉलिसी। तो राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी प्रसा। अगला क्वेश्चन है बिस्मार्क की नीति का क्या नाम था? तो लो, अगला क्वेश्चन सेम पूछ गया, तो आयरन एंड ब्लड पॉलिसी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो इसका आंसर था ऑप्शन नंबर सी प्रथा, और इसका होगा लोहा और रक्त की नीति। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जर्मनी का प्रथम सम्राट कौन बना था? तो ऑप्शन ए है बिस्मार्क, ऑप्शन बी है फ्रेडरिक, ऑप्शन सी है विलियम प्रथम, या ऑप्शन डी है नेपोलियन। तो जर्मनी का प्रथम सम्राट के बारे में बात करें तो ये बना था आपके बिस्मार्क तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो केसर विलियम प्रथम के हैं। अगर प्रथम सम्राट के बारे में अगर पूछा जा रहा है तो फ्रेडरिक होगा, ये फ्रेडरिक विलियम फोर्थ है। तो राइट आंसर होगा बी, क्योंकि सबसे पहले जो 8 से 31 मेंबर्स के लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किए थे इसी राजा के पास गए थे। तो फ्रेडरिक विलियम फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण आपके 1871 में हुआ। तो राइट आंसर है आपके ऑप्शन नंबर सी। ये सभी क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में ऑलमोस्ट पूछे हुए क्वेश्चन है, तो किसी भी क्वेश्चन को स्किप न करें, वीडियो के अंत तक बने रहें और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो अपने दोस्त के साथ शेयर कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रवाद के प्रसार में किसने मुख्य भूमिका निभाई? ऑप्शन ए है युद्ध, क्या युद्ध से राष्ट्रवाद बना था? दूसरा साहित्य, कला और संस्कृत, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। व्यापार और धर्म नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी ही राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 26 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलैंड में राष्ट्रवाद कैसे फैला? तो वहां पे लैंग्वेज के कारण, मतलब तो ऑप्शन पेपर पढ़ लेते हैं, राजनीति के माध्यम से नहीं, सैनिक अभियान से नहीं, संगीत और नृत्य के माध्यम से जी हाँ, और धार्मिक आंदोलन से नहीं, क्योंकि लैंग्वेज के और यही सब चीज था जो उनको इनकलकेट किया, उनको प्रेरित किया कि हमें रसिया के अंडर कंट्रोल से हटना चाहिए, क्योंकि पोलैंड के लोग पोलिश भाषा की डिमांड कर रहे थे। और ये सब जो संगीत और लिटरेचर वाला चीज है, बहुत सारे आर्टिस्ट ने इसमें आग में घी डालने का काम किया, जिसके कारण पोलैंड रसिया से आजाद हुआ। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल्कन संकट किस युद्ध का कारण बना? द्वितीय विश्व युद्ध, ऑप्शन ए द्वितीय विश्व युद्ध नहीं, फ्रांसीसी क्रांति नहीं, प्रथम विश्व युद्ध जी, अमेरिकी स्वतंत्रता नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि बाल्कन में जो चल रहा था ये साम्राज्यवाद चल रहा था, क्योंकि बाल्कन के आसपास के जितने भी टेरिटरी थे वो एक दूसरे से नफरत करते थे, उनमें जेलसी नाम की भावना आ रही थी। हर कोई चाह रहा था कि उनके टेरिटरी भरी हुई अब एक्सपैंड करें, क्योंकि साम्राज्यवाद ये होता है कि अपने साम्राज्य को ना ज्यादा टेरिटरी या ज्यादा
विस्तार करे, मतलब कमजोर देशों को गुलाम बनाकर अपने देश में मिला ले और रूल करे। तो हर कोई देश यही चाहता था, यही मुख्य कारण बना आपके प्रथम विश्व युद्ध का, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, जो कि 1914 से 18 के बीच में चला, जिसमें बहुत सारे दुनिया के तमाम लोग पार्टिसिपेट किया, तमाम देशों ने। और इसका परिणाम ये निकला कि बहुत सारे युवा जनधन की हानि हुई और बहुत सारे घर का दिया भी जल गया। इसलिए तो हम इतिहास पढ़ते हैं कि जो गलती आपके पास्ट में हुआ था वो गलती वापस फ्यूचर में न हो। तो राइट आंसर होगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल्कन क्षेत्र को यूरोप का बारूद का ढेर क्यों कहा जाता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। शांति के लिए नहीं, शांति के लिए तो नहीं बारूद का ढेर कहा जाएगा। व्यापार के जी नहीं, विज्ञान के कारण भी नहीं। तो लगातार संघर्ष और युद्ध के कारण। युद्ध क्यों हो रहा था? साम्राज्य सब बढ़ा रहे थे, दैट्स व्हाई। तो राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नॉट विजुअल प्रॉपर्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राष्ट्र सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का उदाहरण है? ऑप्शन ए पोलैंड, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी ब्रिटेन या फ्रांस। पूछा ये क्या है कि कौन सा देश है, कौन सा राष्ट्र जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद मतलब कल्चरल नेशनलिज्म का बेस्ट एग्जांपल है। तो राइट आंसर होगा बच्चों पोलैंड, क्योंकि पोलैंड में ही सबसे पहले कल्चरल और बाकी सब चीजों को लेकर यहाँ पे लोगों में उत्साह बढ़ा और लोग देश में वो एक आजाद देश, एक स्वतंत्र देश की ओर देखना चाहते थे। तो राइट आंसर होगा पोलैंड, जो कि कुछ देर पहले हमने बात किया था पोलैंड और रशिया से रिलेटेड, और हमारे थ्योरी क्लास वाला जो वीडियो है उसमें भी इन डिटेल बताया गया था। तो जिनका भी अगर ये नहीं समझ में आ रहा है कि अचानक इसका आंसर क्या हो रहा है, तो आप एक बार हमारे YouTube पे अपलोडेड है इसी चैनल पे इसके थ्योरी वाली भी वीडियो है, आप उस पर भी जाके विजिट कर सकते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पोलैंड। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टेक्निकल इश्यूज, सम क्वेश्चन आर मिसिंग। नेक्स्ट है, नेपोलियन के शासन में किस प्रकार की नीतियों से राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला? तो नेपोलियन के शासन में कौन सी नीति, कौन सी पॉलिसी उसने अपनाया जो कि नेशनलिज्म की फीलिंग को ना सबसे ज्यादा राइज किया, बढ़ाया? ऑप्शन है धार्मिक, सैन्य, प्रशासनिक और कानूनी या व्यापारिक। तो धार्मिक रिलीजियस का तो कुछ बात नहीं किया था, तो ये भी नहीं होगा। सैन्य, मिलिट्री को सबको जबरदस्ती भर्ती तो करा रहा था, लेकिन भर्ती कराने के कारण राष्ट्रवाद थोड़ी ना फैला था। तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी के बारे में बात करें, प्रशासनिक और कानूनी, क्योंकि नेपोलियन कोड ऑफ 1804 है, ये एक पॉपुलर कोड है नेपोलियन के द्वारा, जिसमें उसने बहुत सारे जमींदारी व्यवस्था जो गरीब लोगों से जमीन छीना गया था, जिसे फ्यूडल सिस्टम कहते हैं, उसे उसने अबॉलिश किया था। एक वेट एंड मेजर पे स्टैंडर्डाइज करने का काम किया था, और भी उसने समाज में जो पुराने चल रहे कुरीतियां थे उनको समाप्त किया था, और एक जो 39 स्टेट का एक कॉन्फेडरेशन बनाया था, 39 राज्यों का एक संघ बनाया था, जिसमें हर जगह की अलग अलग करेंसी थी और लोगों को पूरी तरह से आजाद किया गया। और नेपोलियन बोनापार्ट एक ऐसा शासक था कि जिस भी जगह पे वो जाता था वहां पर राजतंत्र खत्म होके प्रजातंत्र स्टार्ट होता था। तो लोग शुरुआत में नेपोलियन बोनापार्ट को भगवान मानते थे, लेकिन यही जो सैन्य नीति था, जबरदस्ती मिलिट्री में भर्ती कराने की उसकी जो चाल चल रही थी, इसी के कारण वो लोगों से लास्ट में सपोर्ट करना बंद करते हैं। और शुरू में जो नेपोलियन बोनापार्ट सबके लिए मसीहा माना जाता था, लास्ट में एक क्रूर शासक या एक डिक्टेटर की तरह लोगों को लगता है। तो राइट आंसर होगा बच्चों प्रशासनिक और कानूनी, जो उसने समाज में शुरू किया था। यही जो चीज था जो नेशनलिज्म राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रशा ने किस युद्ध के बाद फ्रांस को हराया? इतना तो हमें पता चला क्वेश्चन है कि प्रशा ने किस युद्ध के बाद फ्रांस को हराया। सो ऑप्शन ए है कि ऑस्ट्रो प्रशियन युद्ध, डेनिश युद्ध, फ्रैंको पर्शियन युद्ध या बाल्कन युद्ध। तो डेनिश युद्ध होगा नहीं, फ्रैंको पर्शियन युद्ध नहीं, बाल्कन युद्ध नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑस्ट्रो पर्शियन युद्ध। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। कौन से राष्ट्र बाल्कन क्षेत्र में नहीं आता है? तो ऑप्शन ए सर्बिया, ऑप्शन बी बुल्गारिया, ऑप्शन सी जर्मनी या ऑप्शन डी क्रोएशिया।
तो सर्बिया, बुल्गारिया, क्रोएशिया आते हैं, लेकिन जर्मनी नहीं आता। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ता है, यंग यूरोप आंदोलन किससे जुड़ा था? तो यूरोप में सबसे पहले जो लोगों को यूनाइट करने का काम किए थे वो थे आपके गुस्सीपी मैज़िनी। इन्होंने दो संस्था बनाया था, यंग यूरोप और यंग इटली। यंग यूरोप बनाए थे बर्ने में और यंग इटली बनाए थे वर्साइल्स में। सो राइट आंसर होंगे यहाँ पे मैज़िनी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगर यंग यूरोप की जगह पे यंग इटली रहता तो इसका भी आंसर क्या होता? मैज़िनी ही होता। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रवाद की भावना में कौन सा तत्व प्रमुख नहीं है? तो साझा इतिहास, साझा संस्कृति, साझा धर्म या साझा भाषा। तो राष्ट्रवाद की भावना में कौन सा एलिमेंट जो इम्पोर्टेंट ही नहीं है? तो पहला चीज है कि संस्कृति, भाषा, ये सही है, साझा धर्म भी सही है। तो राष्ट्रवाद इतिहास से, तो ऑप्शन नंबर सी शुड बी राइट आंसर। यहाँ पे नेशनलिज्म धर्म के नाम पे नहीं होता, यहाँ पे संस्कृति, भाषा और देश के इतिहास, लोग स्वाभिमान को बरकरार रखने के लिए चाहे किसी भी जाति, किसी भी धर्म पे रहे, लोग यूनाइट होते हैं और एक गुलामी की जिंदगी जो चलते आ रहे हैं उससे आजाद पाने को ही हम राष्ट्रवाद कहते हैं। और साम्राज्यवाद क्या होता है कि बाकी लोगों को गुलाम बनाना। तो दोनों ये विपरीत पहलू है, राष्ट्रवाद और दूसरा साम्राज्यवाद। राष्ट्रवाद क्या है? गुलामी की जिंदगी से आजाद पाना, और साम्राज्यवाद क्या है? बाकी कमजोर देशों को गुलाम बनाना। तो नेपोलियन बोनापार्ट शुरू में क्या राष्ट्रवाद, लोगों को जो उनसे अधिकार छीने गए थे उन्होंने ये किया था कि सबको अधिकार दे दिए, जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश कराया, लेकिन लास्ट में वो साम्राज्यवाद की नीति को अपनाने लगा। आम मासूम जनता को उनके भरोसा को जीता, लेकिन बाद में अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए उसने सभी लोगों को अपने टीम में इनकलकेट करने के लिए, लोगों को कंबाइन करने के लिए उसने क्या किया कि सभी को बोला कि मिलिट्री में सभी को भर्ती होना कंपल्सरी है, जिसके कारण लोगों को इसकी कूटनीति चाल समझ में आ गई और उसने इसका पुरजोर विरोध किया, तो आम जनता से चला गया। राइट, तो ये सब चीज है राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। अगला क्वेश्चन, आज की क्लास में इतना ही कुछ। बाकी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल द रेड फैट के साथ बने रहें। थैंक यू।